अगर आप जीएसटी सहित टेलीडोर ERP9 सीखकर एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, एक डिसेंट जॉब और हैंडसम सैलरी पाना चाहते हैं, या सरकारी नौकरियों के लिए जरूरी RSAT कोर्स करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए टेली एकेडमी सिविल लाइंस जयपुर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का अकाउंटिंग क्लासेस के आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अब तक हमने सीखा कि अकाउंटिंग यानी लेखांकन क्या है, डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, अकाउंटिंग के दौरान या व्यापार में बार बार इस्तेमाल होने वाले शब्दों यानी टर्म्स के बारे में भी हमने जाना। इसके अलावा हमने अकाउंटिंग से संबंधित कंसेप्ट्स यानी अवधारणाओं के बारे में भी सीखा। अब हम अकाउंटिंग का कार्य सीखने के लिए तैयार हैं। अकाउंटिंग करने से पहले एक बार फिर से हम डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि हम बातचीत कर चुके हैं, दुनिया भर में अकाउंटिंग करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब भी कोई लेन देन होता है तो दो पक्ष प्रभावित होते हैं, दो पार्टीज इफेक्ट में आती हैं। प्रत्येक पक्ष को एक खाता कहा जाता है, एक अकाउंट कहा जाता है, और एक अकाउंट को डेबिट तथा दूसरे अकाउंट को क्रेडिट शीर्षक के साथ दर्शाया जाता है। अब तक के अध्ययन यानी लर्निंग के दौरान हमने ये भी जाना कि खाते तीन प्रकार के होते हैं: वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते यानी पर्सनल अकाउंट, और नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स। व्यापार में होने वाले सौदे के कारण किस खाते को डेबिट करें और किस खाते को क्रेडिट करें, इस बारे में नियम बने हुए हैं। ये नियम खातों के प्रकार के अनुसार है। सबसे पहला जो नियम है वो वस्तुगत खातों के संबंध में है, वास्तविक खातों के संबंध में है, यानी रियल अकाउंट के संबंध में है। वास्तविक खाते यानी रियल अकाउंट से संबंधित नियम है कि व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करें और व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें। संक्षेप में, आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली वस्तु क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगला नियम है आय और व्यय के संबंध में, लाभ और हानि के संबंध में, जिसे हम नाम मात्र के खातों से संबंधित नियम या नॉमिनल अकाउंट से संबंधित नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार व्यापार के सभी खर्चों और हानियों के खाते डेबिट करें और व्यापार के सभी आय और लाभ से संबंधित खातों को क्रेडिट करें। संक्षेप में, सभी खर्चे हानि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सभी आय और लाभ क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अकाउंट्स। अगला नियम व्यक्तिगत खातों से संबंधित है, यानी पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। यह नियम कहता है कि व्यापार से पाने वाले व्यक्ति के खाते को डेबिट करें और व्यापार को देने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करें। संक्षेप में, पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट द रिसीवर, और देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट यानी क्रेडिट द गिवर। इन नियमों को जर्नल प्रविष्टि के नियम यानी रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री कहा जाता है। एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट करके लिखना जर्नल प्रविष्टि करना यानी जर्नल एंट्री करना कहलाता है। एक खाते को डेबिट और एक खाते को क्रेडिट करके लिखने का कार्य जर्नल एंट्री करना इसलिए कहलाता है क्योंकि यह कार्य जिस लेखा पुस्तक में किया जाता है, जिस अकाउंट बुक में किया जाता है, उसे हम जर्नल बुक के नाम से पुकारते हैं। तो जर्नल बुक में की गई एंट्री जर्नल एंट्री कहलाती है। लेखांकन की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले जर्नल प्रविष्टि करने का कार्य ही किया जाता है। क्योंकि ये अकाउंटिंग की प्रक्रिया का पहला कदम है, इसलिए इसे प्रारंभिक लेखा यानी प्राइमरी अकाउंटिंग भी कहा जाता है। हम ऐसा करते हैं अकाउंटिंग करने की पर्पज से, लेखांकन करने की पर्पज से इन तीन नियमों को 6 नियमों में बांट देते हैं। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें, डेबिट व्हाट कम्स इन। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरे नंबर पर हम रख लेते हैं
व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अकाउंट्स। और चौथा नियम है व्यापार के सभी खर्चे और हानियों के खाते डेबिट करें, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट्स। पांचवा नियम हो गया व्यापार को देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट द गिवर। और छठा नियम हो गया व्यापार से पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट करें, डेबिट द रिसीवर। अकाउंटिंग का कार्य सरलता एवं शुद्धता से करने के उद्देश्य से हमने 3 नियमों को 6 नियमों में बदल दिया है और इन्हें एक विशेष क्रम भी दिया है। आने वाले सेशंस में जब हम ये निर्णय कर रहे होंगे कि किसी सौदे में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो हम इन नियमों का इसी क्रम में उपयोग करेंगे। आइए अब हम कुछ सौदों को देखते हैं और जर्नल प्रविष्टि करने के जो नियम हमने सीखे हैं उनके आधार पर इनमें तय करते हैं कि कौन सा खाता डेबिट होना चाहिए और कौन सा खाता क्रेडिट होना चाहिए। पहला सौदा दिया गया है 1 अप्रैल 2019 को, गुड्स परचेज इन कैश 1000, नकद में माल खरीदा 1000 रुपये। इस सौदे में हमें तय करना है कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। जनरल प्रविष्टि से संबंधित पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें, डेबिट व्हाट कम्स इन। जब हम इस सौदे को देखते हैं कि नकद में माल खरीदा तो हमें मालूम चलता है कि व्यापार में माल आ रहा है, तो गुड्स का अकाउंट डेबिट करें 1000 रुपये से। यहाँ मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अकाउंटिंग में कभी भी गुड्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है, बल्कि गुड्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न्स अकाउंट या परचेज रिटर्न्स अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। जब माल खरीदा जाता है तो व्यापार में आने वाली वस्तु के रूप में गुड्स अकाउंट डेबिट ना करके परचेस अकाउंट डेबिट किया जाता है। इसी प्रकार जब माल बेचा जाता है तो व्यापार से जाने वाली वस्तु के रूप में गुड्स अकाउंट को क्रेडिट ना करके सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार यदि बिके हुए माल में से कुछ माल या पूरा माल वापस लौट कर आ जाता है तो व्यापार में आने वाली वस्तु के रूप में गुड्स अकाउंट डेबिट ना करके सेल्स रिटर्न्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है। इसी प्रकार यदि खरीदे हुए माल में से कुछ भाग या पूरा माल सप्लायर को, हमारे वितरक को वापस लौटा दिया जाता है तो गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार गुड्स अकाउंट कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाएगा, बल्कि माल के साथ हो रहे व्यवहार के अनुसार परचेज या सेल्स या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होंगे। इस सौदे में क्योंकि माल खरीदा गया है तो इस सौदे में गुड्स अकाउंट की जगह हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि माल खरीदा गया है और व्यापार में आने वाली वस्तु के रूप में हम गुड्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। इस प्रकार गुड्स अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट को डेबिट करने से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि माल व्यापार में आ रहा है और ये माल खरीदे जाने के कारण व्यापार में आ रहा है। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब हमें ये देखना होगा कि क्या व्यापार से कोई वस्तु जा रही है। यदि हम इस सौदे को देखें तो व्यापार से नगद राशि जा रही है, तो जाने वाली वस्तु के रूप में हमें नगद राशि यानी कैश का अकाउंट क्रेडिट करना होगा। तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 1000 रुपये से। इस प्रकार जनरल प्रविष्टि के नियमों पर विचार करने से मालूम चल गया कि इस सौदे में परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अगला सौदा है 2 अप्रैल 2019 को, नकद में माल बेचा 1200 रुपये, गुड सोल्ड इन कैश 1200। इस सौदे में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, ये निर्णय करने के लिए हम नियमों पर विचार करते हैं। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमें देखना होगा कि क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है। अगर हम इस सौदे को देखें तो नकद में माल बेचा गया है, यानी व्यापार में नकद राशि आ रही है, तो हम कहेंगे हाँ व्यापार में कोई वस्तु आ रही है और वो वस्तु है कैश, तो हम कैश का अकाउंट डेबिट करेंगे 1200 रुपये से। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमें अब ये देखना होगा कि क्या इस सौदे के अनुसार व्यापार से कोई वस्तु जा रही है। अगर हम सौदे को देखें तो नकद में माल बेचा गया है, माल बेचने के कारण व्यापार से माल जा रहा है, यानी गुड्स जा रहा है, यानी गुड्स का अकाउंट प्रभावित हो रहा है। लेकिन पिछले सौदे की जनरल प्रविष्टि करने के दौरान हमने विचार किया था और समझा था कि गुड्स अकाउंट कभी भी डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है, बल्कि परिस्थिति के अनुसार परचेज या सेल्स या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। क्योंकि इस सौदे में माल बेचा जा रहा है
तो माल बेचे जाने की दशा में हमें गुड्स अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो हम यहां कहेंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1200 रुपए। अगला सौदा दिया गया है 3 अप्रैल 2019 को कैश रिसीव्ड एज कमीशन 500, कमीशन के रूप में नगद प्राप्त हुए 500 रुपए। अब इस सौदे में हमें देखना है कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा। यह निर्णय करने के लिए हम जर्नल प्रोविजन के नियमों पर एक एक करके विचार करेंगे। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करें, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या इस सौदे में व्यापार में कुछ आ रहा है? अगर हम सौदे को देखें तो दिया गया है कि कमीशन के रूप में नकद प्राप्त हुए। नकद प्राप्त हुए यानी कि नकद राशि व्यापार में आ रही है, कैश व्यापार में आ रहा है। तो हम कहेंगे हाँ, व्यापार में कोई वस्तु आ रही है और वो वस्तु है कैश। तो कैश का अकाउंट डेबिट किया जाएगा 500 रुपए से। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अब हमें देखना है कि क्या इस सौदे में व्यापार से कोई वस्तु जा रही है। वस्तु हम उसे कहते हैं जिसे देखा जा सके, जिसे छुआ जा सके और जिसका मूल्य भी हो। तो क्या कोई वस्तु व्यापार से जा रही है, यह हमें देखना है। अगर हम सौदे को देखें तो कमीशन के रूप में नकद प्राप्त हुए यानी नकद राशि प्राप्त हुई। नकद राशि यानी कैश व्यापार में आ तो रहा है लेकिन कुछ जा नहीं रहा है। तो हमें यहां कहना होगा कि नहीं, व्यापार से कोई वस्तु नहीं जा रही है। अब पहले दो नियमों से हमें एक ही जवाब मिला है और वो है डेबिट होने वाले खाते के बारे में कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। इस सौदे में प्रभावित होने वाला दूसरा खाता कौन सा है, यह जानने के लिए हमें जर्नल प्रोविजन के अगले नियमों पर विचार करना होगा। अगला नियम है तीसरा, और तीसरा नियम कहता है व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अकाउंट्स। तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या इस सौदे में आय हो रही है, कमाई हो रही है। सौदे में कहा गया है कि कमीशन के रूप में नगद प्राप्त हुए 500 रुपए। तो क्या कमीशन का प्राप्त होना आय है? जी हां, कमीशन का प्राप्त होना आय है, क्योंकि हमने आय की परिभाषा समझते समय जाना था कि आय की दशा में पैसा आता है और बदले में कोई वस्तु जाती नहीं है। तो हमें ये जो कमीशन प्राप्त हो रहा है उसकी वजह से जो नगद राशि आई वो तो आ गई, लेकिन हमें इसके बदले में कोई वस्तु देनी नहीं पड़ेगी। तो कमीशन का प्राप्त होना आय है। तीसरे नियम पर विचार करने से हमें जवाब मिला है कि हाँ, आय हुई है और आय कमीशन नाम की हुई है। तो हम यहां लिखेंगे कमीशन इनकम अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए। इस प्रकार हमें डेबिट होने वाले खाते और क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में ज्ञान हो गया है। अगला सौदा दिया गया है 4 अप्रैल 2019 को वेजेस पेड इन कैश, मजदूरी नगद में चुकाई 450 रुपए। अब इस सौदे में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, इस पर हमें विचार करना है। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु खाता डेबिट करें, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है? सौदे में दिया गया है कि वेजेस पेड इन कैश, मजदूरी चुकाई। तो जाने वाली वस्तु नगद राशि तो नजर आ रही है हमें, लेकिन कोई वस्तु आती हुई नजर नहीं आ रही है। तो पहले नियम पर विचार करने से हमें ना में जवाब मिला, यानी व्यापार में कोई वस्तु नहीं आ रही है। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या व्यापार से कोई वस्तु जा रही है? अगर हम इस सौदे को देखें तो मजदूरी के रूप में नगद राशि चुकाई गई है, यानी व्यापार से नगद राशि यानी कैश जा रहा है। इसलिए हम यहां कैश का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 450 रुपए से। अब तक हमें एक ही जवाब मिला है। सौदे से प्रभावित होने वाले दूसरे खाते के बारे में जानने के लिए हमें जर्नल प्रोविजन के अगले नियमों पर विचार करना होगा। अगला नियम यानी तीसरा नियम है व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अकाउंट्स। क्या इस सौदे के कारण व्यापार में आय हो रही है, लाभ हो रहा है? नहीं। हमने जब आय के बारे में समझा था तो हमने जाना था कि आय की दशा में व्यापार में पैसा आता है, कोई वस्तु जाती नहीं है। लेकिन इस सौदे में तो पैसा जा रहा है। हम ये जानते हैं कि आय की दशा में व्यापार में पैसा आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता है। इस सौदे में व्यापार से पैसा जा रहा है, तो ये सौदा किसी भी स्थिति में आय का सौदा नहीं हो सकता। तो इस तरह से हमें जवाब मिल गया कि यह आय का सौदा नहीं है। चौथा नियम है व्यापार के सभी खर्चे और हानियों के खाते डेबिट करें, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट्स।
क्या इस सौदे के कारण व्यापार का कोई खर्चा हो रहा है? अगर हम इस सौदे को देखें तो मजदूरी के रूप में नगद राशि चुकाई गई है। अवश्य हमने उससे कोई सर्विस ली, कोई सेवा ली और उस व्यक्ति को नगद राशि चुकाई गई है, तो सेवा के बदले में किया गया भुगतान खर्चा होता है। इस प्रकार हमें चौथे नियम के अनुसार जवाब मिल गया कि हाँ, ये खर्चे का सौदा है। हम जानते हैं खर्चे की दिशा में व्यापार से पैसा जाता है, तो यहाँ भी जा रहा है, और खर्चे की दिशा में कोई वस्तु आती नहीं है। हमने मजदूरी चुकाई है, जिस व्यक्ति को मजदूरी चुकाई वो 450 रुपये की कोई वस्तु हमें नहीं देगा, अपनी सेवाएं देगा। तो हम जब खर्चे की परिभाषा समझ रहे थे तब हमने समझा था कि व्यापार से पैसा यानी कोई वस्तु तो जाती है, लेकिन खर्चे की दिशा में कोई वस्तु व्यापार में नहीं आती है। खर्चा है सेवा के बदले भुगतान। इस खर्चे को हम बोलेंगे वेजेस एक्सपेंसेस, मजदूरी खर्च। तो हमें यहाँ वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करना होगा 450 रुपये से। अगला सौदा है 5 अप्रैल 2019 को गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट 3000। रमेश से उधार में माल खरीदा 3000 रुपये। अब इस सौदे में हमें तय करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके लिए हम जनरल प्रविष्टि के नियमों पर एक एक करके विचार करेंगे। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है? अगर हम इस सौदे को देखें तो रमेश से उधार में माल खरीदा गया है। माल खरीदा है तो माल व्यापार में आ रहा है, यानी गुड्स व्यापार में आ रहा है, तो गुड्स के रूप में हमें परचेज अकाउंट यहाँ डेबिट करना होगा। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता क्रेडिट करें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या इस सौदे में व्यापार से कोई वस्तु जा रही है? यदि हम इस सौदे को देखें तो सौदे में दिया गया कि उधार में माल खरीदा गया है। माल खरीदा यानी माल तो आ रहा है, लेकिन उधार में खरीदा, इसलिए आज की तारीख में व्यापार से कोई धनराशि नहीं जा रही है, कोई पैसा नहीं जा रहा है, कोई वस्तु नहीं जा रही है। तो हमें यहाँ जवाब मिल गया कि नहीं, व्यापार से कोई वस्तु नहीं जा रही है। हमें पहले दो नियमों से डेबिट होने वाले खाते के बारे में ही जानकारी मिली है। सौदे से प्रभावित होने वाले दूसरे खाते के बारे में जानकारी करने के लिए हमें जनरल प्रविष्टि के अगले नियमों पर विचार करना होगा। तीसरा नियम है व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अकाउंट्स। सौदे को देखिए, सौदे में कहा गया कि उधार में माल खरीदा गया है। तो क्या उधार में माल खरीदना एक आय का सौदा है? जी नहीं, इसे हम आय का सौदा नहीं कह सकते। आय की दशा में व्यापार में कोई वस्तु आती तो है, लेकिन कोई वस्तु जाती नहीं है। जबकि उधार माल खरीदने की दशा में भविष्य में व्यापार से धनराशि जाएगी। तो जिस सौदे में वस्तु व्यापार में आई है और भविष्य में एक वस्तु व्यापार से जाएगी, उस सौदे को हम आय का सौदा नहीं मान सकते, क्योंकि आय के सौदे में व्यापार में वस्तु आ तो सकती है, लेकिन व्यापार से कोई वस्तु या धनराशि जाती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि उधार में माल खरीदना आय का सौदा नहीं है। अगला नियम है व्यापार के सभी खर्चे हानि के खाते डेबिट करें। डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट्स। तो क्या ये एक खर्चे या हानि का सौदा है? अगर हम सौदे को देखें तो माल खरीदा गया है। क्या माल का खरीदना खर्चा है? जी नहीं। जब हम खर्चे की परिभाषा समझ रहे थे तब हमने बात की थी कि खर्चा खरीद से अलग होता है, एक्सपेंसेस परचेजेस से अलग होते हैं। परचेज की दशा में माल आता है और उसके बदले में पैसा जाता भी है, जबकि खर्चे की दशा में पैसा जाता तो है, लेकिन उसके बदले में ना कोई माल आता है ना संपत्ति आती है। सेवा के बदले में किया गया भुगतान खर्चा कहलाता है। इस सौदे में माल आया है, जबकि खर्चे के सौदे में कोई वस्तु आ ही नहीं सकती। तो क्योंकि खर्चे की दशा में व्यापार में कोई वस्तु आ ही नहीं सकती है, जबकि इस सौदे में व्यापार में वस्तु आई है, तो ये खर्चे का सौदा नहीं है। अगला नियम है व्यापार को देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें। क्रेडिट द गिवर। क्या इस सौदे में हमारे व्यापार को कोई देने वाला व्यक्ति है? इस सौदे में दिया गया है कि रमेश से उधार में माल खरीदा, यानी माल खरीदा गया है और माल देने वाला व्यक्ति रमेश है। तो हाँ, इस सौदे में देने वाला व्यक्ति है और देने वाला व्यक्ति है रमेश, तो रमेश का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि नियम है देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें। इस तरह से
हमें डेबिट होने वाले खाते और क्रेडिट होने वाले खाते दोनों के बारे में जवाब मिल गया है। अगला सौदा है 6 अप्रैल 2019 को गुड सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट 5000। सुरेश को उधार में माल बेचा 5000 रुपये। अब इस सौदे में हमें तय करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पहला नियम है व्यापार में आने वाली वस्तुओं का खाता डेबिट करें। डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या व्यापार में कोई वस्तु आ रही है? अगर हम सौदे को देखें तो इसमें दिया गया है कि सुरेश को उधार में माल बेचा गया है उधार में, यानी माल तो जा रहा है, और क्योंकि उधार में बेचा गया है इसलिए व्यापार में कोई धनराशि आज की तारीख में नहीं आ रही। तो हम कहेंगे कि नहीं, व्यापार में कोई वस्तु नहीं आ रही है। दूसरा नियम है व्यापार से जाने वाली वस्तुओं का खाता क्रेडिट करें। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या व्यापार से कोई वस्तु जा रही है? अगर हम सौदे को देखें तो उधार में माल बेचा गया है। माल बेचने की दशा में व्यापार से माल जा रहा है और जाने वाली वस्तु के रूप में हमें माल का खाता यानी गुड्स का अकाउंट क्रेडिट करना है, और गुड्स की जगह हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब माल बिकता है तो हम गुड्स अकाउंट नहीं सेल्स अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 5000 रुपये से। अगला नियम है व्यापार के सभी आय और लाभ के खाते क्रेडिट करें। क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन अकाउंट्स। तो क्या यह सौदा एक आय का सौदा है? जी नहीं। इस बारे में हमने विस्तृत बातचीत की थी कि आय और विक्रय में फर्क होता है, इनकम और सेल्स में फर्क होता है। सेल्स की दशा में पैसा आता है लेकिन एक वस्तु जाती भी है, जबकि आय की दशा में पैसा आता तो है लेकिन कोई वस्तु जाती नहीं है। इस सौदे में सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया गया है व्यापार से जाने वाली वस्तु के रूप में, यानी व्यापार से माल जा रहा है। तो क्योंकि व्यापार से माल जा रहा है तो इसलिए यह आय का सौदा नहीं हो सकता। अगला नियम है व्यापार के सभी खर्चे और हानियों के खाते डेबिट करें। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस अकाउंट्स। क्या यह एक खर्चे का सौदा है? जी नहीं। माल का बेचा जाना एक खर्चे का सौदा भी नहीं होता है। देखिए, खर्चे की दशा में व्यापार से पैसा जाता है या कोई वस्तु भी जा सकती है, लेकिन बदले में कोई वस्तु नहीं आती। लेकिन जब बिक्री की गई है तो हालांकि माल जा रहा है, भले ही आज पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन भविष्य में इसके बदले में धनराशि प्राप्त होगी, कैश प्राप्त होगा। अब क्योंकि भविष्य में पैसा आएगा तो इसका मतलब यह खर्चे का सौदा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि खर्चे की दशा में व्यापार में पैसा नहीं आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्रय का सौदा एक खर्चे का सौदा नहीं होता है। अगला नियम है व्यापार को देने वाले व्यक्ति का खाता क्रेडिट करें। क्रेडिट द गिवर। क्या इस सौदे में कोई देने वाला व्यक्ति है? जी नहीं। व्यापार को देने वाला कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जबकि व्यापार में कोई वस्तु आई हो, यानी यदि पहले नियम पर हाँ में जवाब मिला हो तो ही पांचवा नियम लागू हो सकता है। अब क्योंकि व्यापार में कोई वस्तु आई नहीं है तो कोई देने वाला हो ही नहीं सकता, तो हमें जवाब मिला ना। तो इस प्रकार इस सौदे में कोई देने वाला व्यक्ति नहीं है। इसे हम एक और प्रकार से देख सकते हैं। अगर हम सौदे को देखें तो माल बेचा गया है। माल बेचे जाने से माल व्यापार से जा रहा है। हमारे व्यापार से माल पाने वाला व्यक्ति तो है, लेकिन हमारे व्यापार को कोई देने वाला व्यक्ति इस सौदे में हमें नजर नहीं आ रहा है। अगला नियम है व्यापार से पाने वाले व्यक्ति का खाता डेबिट करें। डेबिट द रिसीवर। तो क्या हमारे व्यापार से कोई व्यक्ति पा रहा है? अगर हम इस सौदे को देखें तो हम पाते हैं कि सुरेश को उधार में माल बेचा गया है। माल व्यापार से जा रहा है और इसे पाने वाला व्यक्ति सुरेश है। तो यहां पाने वाले व्यक्ति के रूप में हमें सुरेश का खाता डेबिट करना होगा। इस प्रकार हमें इस सौदे में भी डेबिट होने वाले और क्रेडिट होने वाले दोनों खातों के बारे में जानकारी मिल गई है। भविष्य में यदि आपको किसी भी सौदे में ये जानकारी प्राप्त करनी हो कि इस सौदे में कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो आप इन 6 नियमों पर इसी क्रम में विचार करें, आपको सही जवाब मिल जाएगा। इन नियमों का इस्तेमाल करते समय आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होगा कि पहले और दूसरे नियम से ही आपको डेबिट और क्रेडिट होने वाले खातों के बारे में जानकारी मिल जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट और क्रेडिट होने वाले खातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको 3 या 4 या 5 या 6 नियमों तक जाना पड़े। लेकिन जैसे ही आपको डेबिट होने वाले खाते और क्रेडिट होने वाले खाते की जानकारी मिल जाती है, आपका काम पूरा हो गया है। अब आपको अगले नियमों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जब आप इन नियमों पर विचार करते हैं तो कभी ऐसा होगा कि डेबिट होने वाले खाते की जानकारी पहले मिल रही है और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्रेडिट होने वाले खाते की जानकारी पहले मिल रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नियमों पर एक एक करके विचार करते चले जाएं, आपको डेबिट और क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हो सकता है पहले क्रेडिट होने वाले खाते के बारे में जानकारी मिले या डेबिट होने वाले के बारे में जानकारी मिले। जब भी आपको किसी सौदे में यह तय करना हो कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, आप इन नियमों पर इसी क्रम में विचार करें और आपको डेबिट होने वाले और क्रेडिट होने वाले दोनों खातों के बारे में सही जानकारी मिल जाएगी। अभ्यास के लिए हम आपको 6 सौदे दे रहे हैं। आपको प्रत्येक सौदे में यह तय करना है कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा।